चलो स्टार्ट कर। तुम पढ़ने वाले हैं आज, बता कौन सा टॉपिक? इसका नाम है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। अभी जो प्रेसिडेंट वाला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं ना, इसमें देखो पहले नंबर पर जो राष्ट्रपति लिखा हुआ, हम ना अब तक संविधान के भाग 4 पढ़ लिए। जो भारत का संविधान पढ़ा ना, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, उसके 4 पार्ट पढ़ लिए। और जो चौथा पार्ट पढ़ा था ना, उसके अंदर डीपीएसपी पढ़ा था हमने, डीपीएसपी पढ़ा था। ठीक, और डीपीएसपी के अंदर हम ना आर्टिकल 36 से लेकर ना 51 तक के आर्टिकल पढ़ लिए थे। और आज हम भाग नंबर 5 पढ़ने वाले, संविधान का भाग नंबर 5। और इसमें 52 से लेकर 61 तक के आर्टिकल आने वाले। राष्ट्रपति के अंदर 52 से लेकर 61 तक आर्टिकल आने वाले। ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनके आर्टिकल भी पूछ। आवाज़ नहीं आ रही मेरी? ठीक, तो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 51 तक 61 तक पढ़ेंगे हम। कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ, और ये पेपर में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जाए यहाँ से। काम का सारा डेटा आओ समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान तो सुनना बड़े प्यार के साथ। किसी भी देश में सरकार के, पहले हम आराम से समझते हैं क्या राष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी देश हो, उसमें सरकार का जो स्वरूप हो, सरकार हो कैसी, सरकार 2 प्रकार की हो। एक तो हो लोकतांत्रिक सरकार हमारे पास, एक हो अलोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार मतलब जहाँ जनता शासन करती होगी, और लोग इसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं। अब हमारे पास जो लोकतांत्रिक सरकार हो, वहाँ सरकार का संसदात्मक, एक तो सरकार का संसदात्मक स्वरूप हो, और एक हो सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप। हमारे यहाँ सरकार का संसदात्मक स्वरूप, जो कि हमने ब्रिटेन से लिया, इसे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंटरी सिस्टम कहते हैं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंटरी सिस्टम कहते हैं। और दूसरा हमारे पास प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम कहते हैं, इसे सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप हो। अब जो सरकार का संसदात्मक स्वरूप हो ना, इसमें सरकार के 3 अंग हो हमारे पास। एक तो हो विधायपालिका, एक हो कार्यपालिका, एक हो न्यायपालिका। जो विधायपालिका हो ना, विधायपालिका को हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव। और इसे क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। और न्यायपालिका को क्या बोलते हैं? जुडिशरी बोलते हैं न्यायपालिका को। अब विधायपालिका, इधर भी देखो हमारे पास, इधर भी सरकार के तीन अंग होंगे हमारे पास। एक तो होगी जुडिशरी, एक तो हमारी लेजिस्लेटिव होगी, एक एग्जीक्यूटिव होगी हमारे पास, एक जुडिशरी होगी, न्यायपालिका। अब जब विधायपालिका तुम देखते हैं ना, विधायपालिका के अंदर 3 अंग आ गए। विधायपालिका का काम क्या हो? कानून बनाना। कार्यपालिका क्या हो? कानून का पालन करवाना। न्यायपालिका का क्या काम हो? न्यायपालिका का काम हो ये तय करना कि कानून जो बनाया गया वो उस संविधान के आधार पर बनाया गया कि नहीं बनाया गया। इस न्यायपालिका का यही काम हो। अब हमारे यहाँ जहाँ भी, जिस देश के अंदर भी नहीं समझ जाओ, सरकार का संसदात्मक स्वरूप होगा, वहाँ विधायपालिका और कार्यपालिका के बीच में, विधायपालिका की और कार्यपालिका के बीच में नाम मात्र का सेपरेशन होगा, नाम मात्र का अंतर होगा। क्योंकि कार्यपालिका के जो सदस्य हो ना, वे सारे के सारे विधायपालिका की श्रेणी से ले जा, कहाँ से? जहाँ सरकार का संसदात्मक स्वरूप होगा। और यहाँ देखो, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बिल्कुल बीच तटस्थ लाइन खींच रखी, नहीं कर रखी। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में स्पष्ट अंतर हो, यह बात अनुच्छेद 50 पढ़ कर पता लग जाएगी तुम्हें। अनुच्छेद 50 पढ़ कर पता लग जाएगा, न्यायपालिका कार्यपालिका से कोई लेना देना नहीं है। अब उसके बाद देखो हमारे पास यहाँ, इधर देखो, जहाँ सरकार का ये सब सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप हो, वहाँ देखो ये विधायपालिका, इस विधायपालिका के कार्यपालिका, कार्यपालिका और विधायपालिका, इनमें बिल्कुल अलग अंतर होगा। चाहे तो इनमें अंतर हो भी सके, हो भी नहीं सकता, नाम मात्र का अंतर हो। यहाँ न्यायपालिका के अंदर ना बिल्कुल नाम मात्र का अंतर हो। न्यायपालिका के अंदर कार्यपालिका के सदस्य बैठाया जा सके, जहाँ अध्यक्षात्मक स्वरूप हो सरकार का। ठीक है, ये हमारे पास हमारे यहाँ जो कानून बनाने का काम करते हैं, कौन करते हैं? एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा, एक राष्ट्रपति हमारे पास। अब हम आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अब जो संसदीय शासन व्यवस्था, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, दोनों में अंतर क्या हो? संसदीय शासन व्यवस्था इंग्लैंड में उपस्थित है, और हमने भारत के संविधान के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था को अडॉप्ट कर रखा है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्री सिस्टम हो। एक अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है, अमेरिका के अंदर स्थित है। इसे हमने अडॉप्ट नहीं करा है, क्योंकि हमारा संविधान हमारे जो देश की परिस्थिति है जिसके अनुकूल नहीं आती। ठीक है, उसके बाद इस जो हमारे पास सरकार की संसदात्मक व्यवस्था, इसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। मैंने कहा ना, जो राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख हो, इसमें राष्ट्रपति सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति नहीं करता। इसमें ये समझ जाओ, जहाँ भी सरकार का संसदात्मक स्वरूप हो ना, वहाँ प्रधानमंत्री पावरफुल होगा। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख वही होगा, प्रधानमंत्री। वास्तविक प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। और जो नाम मात्र का प्रमुख होगा कौन होगा? राष्ट्रपति, जहाँ सरकार का संसदात्मक रूप हो। भारत के अंदर यही व्यवस्था मौजूद है, संसदात्मक व्यवस्था। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में देखो, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में, इस प्रकार की व्यवस्था में केवल एक ही कार्यपालिका होती है, याद रखना। इसी प्रकार की व्यवस्था में केवल एक ही कार्यपालिका होता है, जिसका अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। एक ही प्रकार की इस प्रकार की व्यवस्था में केवल एक ही कार्यपालिका होती है, और उसका अध्यक्ष क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, पेपर में सवाल पूछे जाएंगे। आवाज आ रही? ठीक, अब आ जाओ पॉइंट पर। भारत के जो संसदीय शासन व्यवस्था ना,
इंपॉर्टेंट नोट लिखवा रखा तुम्हारे अंदर, भारत के अंदर जो संसदीय शासन व्यवस्था, इस शब्दावली का संविधान के अंदर कहीं भी उल्लेख नहीं है। ये सवाल भी पूछा जा सकता तुम तो, कि बताओ भारत के कौन से अनुच्छेद के अंदर लिखा हुआ संसदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंटरी सिस्टम, इस व्यवस्था का कहीं भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका ये मेंशन नहीं है बिल्कुल भी। केशवानंद भारती केस आता है 1973 का, 24 अप्रैल 1973 का केस है। उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र करा था कि भारत के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था, समझिए, जो कि भारत की आधारभूत संरचना का भाग, ठीक, ये बात बताई थी। अब हमारे पास 5(2)52, मैंने कहा ना जब हम संविधान का भाग 5 पढ़ेंगे, अभी हम भाग 5 ही पढ़ रहे हैं, भाग 5 के हम 52 से लेकर ये समझ लो 61 तक आर्टिकल पढ़ेंगे। लेकिन जो आर्टिकल पहले ही रिलेट करता होगा मैं उसी के हिसाब से बता के चलूँगा तुम, यूँ नहीं है कि 52 के बाद 53, 54, 55, 56, 57, 58, लेकिन 52 से लेकर 61 तक सारे पढ़ा दूंगा अभी, ठीक, और याद भी करवा दूंगा। और अभी तुम इसके बाद जैसे चैप्टर खत्म होगा उसके बाद घटना चक्र की किताब खोलकर सारे सवाल लगाओगे, एक भी सवाल, और यूपीएससी के पीवाईक्यू भी सारा लगाओगे। अनुच्छेद 52 हमारे पास भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसमें साफ लिख रखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगर तुमसे पूछेगा बताओ वो कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर ना भारत के संविधान राष्ट्रपति के पद की बात कर रखी, तो पद की बात कर रखी 5(2) में कर रखी पद की बात, पहला ही आर्टिकल है, ये तो आराम से याद हो जाएगा। राष्ट्रपति का एक पद होगा, 2 पद नहीं होने के, 3 नहीं होने के राष्ट्रपति, 10 नहीं होने के, एक राष्ट्रपति होगा, यह बात लिखी आर्टिकल 52 के अंदर। अब 58 पर जाओ, मैं 52 से सीधा 58 पर क्यों चला जाए, क्योंकि मुझे ना यार याद करवाना, बकवास नहीं करवानी। ये 5(8) तो क्या याद आएगा, ये पेपर पूछा हुआ कौन से आर्टिकल के अंदर राष्ट्रपति के योग्यता दी गई, तो मैंने कहा 100 के तो आर्टिकल रट्टा मार लो, तो 5(8) जो याद करेगा 5(8) उसमें मिलेगी चार्ट, और चार्ट उसमें मिलेगी जिसके अंदर योग्यता होगी। तो जो योग्यता कहाँ दे रखी, समझ में आएगी बात, ये 5(8) के अंदर दे रखी। क्या बताया, चलो मैंने बता क्या बताया आर्टिकल याद करवाने का। हाँ बस बात खत्म, अयोग्यता राष्ट्रपति बनने का बात खत्म, 5(8) आर्टिकल याद होगा, 5(2) तो वैसे ही याद हो जाएगा, पहले ही आर्टिकल। अच्छा, अब कौन कौन बन सके राष्ट्रपति, तुम राष्ट्रपति बन सको, राष्ट्रपति बनने के लिए ये अर्हताएं, ये योग्यताएं चाहिए, ऐसे शब्द का इस्तेमाल करो कौन कौन सी अर्हताएं हो, फिर वहाँ बच्चा कन्फ्यूज हो जा। तो योग्यताएं को या अर्हताएं को, एलिजिबिलिटी को, पहली बात तुम भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बात कहीं भी नहीं लिखी भारत का मूल रूप से नागरिक होना चाहिए, मूल रूप से भारत के संविधान का भारत का नागरिक होना चाहिए। संविधान के अंदर ऐसी बात कहीं भी नहीं लिखी कि जो ना भारत का मूल रूप से नागरिक होना, भारत का ही रहने वाला होना चाहिए, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ये बात विशेष तौर पर बता दी गई। 35 साल तक अब उम्र है ना तुम्हारी, तो तुम कभी भी राष्ट्रपति नहीं बन सकते। कभी ख्वाब देख रहे हो कि 25-27 की उम्र में अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लोगे राष्ट्रपति बन जाओगे, लेकिन इसमें ये भी बात पता होनी चाहिए तुम, भारत के संविधान के अंदर अधिकतम आयु का कोई उल्लेख नहीं है। कोई पूछने लग अधिकतम आयु राष्ट्रपति की कितनी होनी चाहिए, कहीं उल्लेख नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लोकसभा का, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ की, अगर तुम लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता नहीं रखते, अब देखो लोकसभा का सदस्य कैसे बना जा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर तुम्हें यह नहीं पता तो समझ जाओ तुम राष्ट्रपति मतलब नहीं योग्यता रखते, तुम इतनी एलिजिबिलिटी, इतनी शक्ति तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, तुम लोकसभा के अंदर जा सकते हो। बहुत सारे सदस्य 543 मोदी भी उनमें क्या हो, तो जो लोकसभा के अंदर जा सको वो राष्ट्रपति पक्का बन सके, इतनी बात याद रख लो। लाभ के पद बनो, और ये लाभ का पद क्या हो इसे भी हम विशेष तौर पर स्पष्ट करेंगे। लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए आप, अगर लाभ के पद पर होंगे ना, आपके अंदर लोभी होंगे, लालसा होगी किसी चीज़ की, तो आप इसमें नहीं। अब लाभ का पद क्या हो इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। 5(8) की बात चल रही है, ये सब चीज़ें पता कहाँ लिखी हुई, योग्यता की बात चल रही है, कौन राष्ट्रपति बन सका, भारत का नागरिक हो, मूल रूप से नागरिक हो, ऐसे संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। न्यूनतम आयु उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु का संविधान में कहीं तक उल्लेख नहीं है। लोकसभा में लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, अगर तुम लोकसभा में जाकर बैठ सको तो चुनाव लड़ सको। इसका मतलब 500 के 543 बंदे जो लोकसभा में बैठे हैं सारे के सारे चुनाव लड़ सको, इसका मतलब तो यही तो राष्ट्रपति का। लेकिन उसकी और भी शर्त बताऊंगा भाई, और क्या तरीका बताया, अनुच्छेद 58 को पढ़ोगे तो ये और भी बात पता लगेगी तुम्हें। क्या पता लगेगी, भारत सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार या अन्य किसी प्राधिकारी के पद या मंत्री के लाभ के पद नहीं होने, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। या मैंने बताया ना, क्या तुम वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता जो भारत सरकार का किसी नौकरी कर रहा होगा, न थोड़ा ये IAS की नौकरी कर रहे तुम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लोगे, बदतमीज हो तुम। पता लग रहा है PCS की नौकरी कर रहे हैं, कह रहे मैं जा रहे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने, बेवकूफ़ हो तुम, कभी नहीं जा सकते। तुम कह रहे मैं तो गाँव का प्रधान हूँ, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, कुछ भी। तो कोई भी प्राधिकारी हो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, साफ बना। अनुच्छेद 58 ये नहीं रुकता, वो और भी बताता। मैंने कहा बता भाई क्या बताना चाह रहा है, यूँ कह रहा है इसमें यह भी बात लिखी हुई, मैंने क्या बात लिखी हुई, कह रहा उद्देश्य के लिए इस अनुच्छेद के उद्देश्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल अथवा संघ सरकार में राज्य सरकार में मंत्री का पद लाभ का पद नहीं होता। याद रखना बात है, अगर कोई राष्ट्रपति ने जो उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल अथवा संघ सरकार के राज्य सरकार के में मंत्री, इसमें कोई मंत्री वो बैठा हुआ ना कोई, तो वो लाभ का पद नहीं माना जाता।
समझ नहीं बात है। सरकारी नौकरी लेना लाभ का पद है। लाभ के पद का यहाँ बता रखा है, सार्वजनिक पद कौन कौन सा हो, क्या तरीका हो सार्वजनिक पद का। आपका कोई वेतन या मानदेय हो, वो सार्वजनिक पद। आप किसी कार्यालय में काम कर रहे हो, आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हो, विशेषाधिकार हो, आपके पास कोई अथॉरिटी हो, सुरक्षा हो, तो ये लाभ का पद बनना जा। इसकी बहुत सारी अर्हताएं दे रखी, लाभ का पद हो क्या। अब सवाल कि चलो कोई बात नहीं, मान लो मैं किसी तरीके तो हरिद्वार की लोकसभा सीट तो चुनाव लड़कर लोकसभा के अंदर पहुंच गया। अब मैं लड़ना चाहता हूँ चुनाव। अब बताओ निर्वाचक मंडल, अब सवाल है चुनाव की बात आ जाएगी तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन आने वाला। अब निर्वाचक मंडल का जिक्र पता कौन से अनुच्छेद में, निर्वाचन विधि का जिक्र, निर्वाचन विधि का जो जिक्र कौन से में पता। हाँ तो 54 में। इसे कैसे याद रखेंगे, 5 और 4 कितने हो 9, और 9 से क्या याद आ जाएगा निर्वाचन, ये हो गया याद। सही बात है, 5 और 4 कितना हो 9, 9 से क्या याद आ जाए निर्वाचन। ठीक, अब तो निर्वाचक मंडल कैसे बना। हाँ तो बस निर्वाचक मंडल कैसे बनेगा, तो निर्वाचक मंडल का तरीका पता क्या है, चुनाव कौन लड़ सकता। मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ लिया, मान लो हरिद्वार की सभा सीट पे, यहाँ की हरिद्वार की जनता ने मुझे त्रिवेंद्र सिंह रावत को गृह चुनाव हरा दिया और मुझे वोट दे दी दबा बढ़िया करके तमीज़ से, और जीतने के बाद में चला गया पता कहाँ, लोकसभा के अंदर। अब मुझे लड़ना राष्ट्रपति का चुनाव। अब राष्ट्रपति का चुनाव उन्होंने यूँ छुड़ाई है, हाँ भाई मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता हूँ, आओ तो करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जनता नहीं लड़वाती, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि हो, कौन कौन वोट डाल रहे हैं जानना ही। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किस चीज में बनेगा, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट डालने आएंगे। वो तो सोच रहेगा तुम्हारी दादी चाई ताई चाचा फूफा ये सब वोट डालने जाएंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, इनका कोई लेने देना नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से हो, यही समझना मुझे। ठीक, बल्कि इसमें जो निर्वाचित प्रतिनिधित्व जो तुम्हारे विधायक है ना यहाँ के, ये सारे वोट डाल, जो लोकसभा के अंदर हो वे सारे वोट डाल। अभी यही जान समझना हम। ठीक है, चुनाव में मतदाताओं को निर्वाचित कहा जाता है। निर्वाचित मतदाता देखो, जो निर्वाचित जो चुनाव हुए व्यक्ति होंगे वे तुम्हारे जो चुने हुए नुमाइंदे, जो जिन्हें तुमने चुन को भेजा है, विधायक को भेजा, तुमने सांसदों को ऊपर चुन को भेजा, वे वोट डाल लेंगे। तो यही देखना तुम्हें कौन वोट डाल रहे हैं, कौन वोट नहीं डाल लगा। आज देखते हैं इसी चीज़ पर इंपॉर्टेंट चुनाव का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, 54 में। 54 कैसे याद रखेंगे चुनाव, 5 और 4 कितना हो 9 से क्या याद आवा निर्वाचन, ये पढ़ा तुम्हारा, उठा लो आर्टिकल को। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य साफ लिख दिया गया। लोकसभा एक तो, हाँ जी लोकसभा है, राज्यसभा भी है, हाँ राज्यसभा भी है। कितने इसमें 245 होंगे, उसमें कितने 545 मान, 543 से 545 मान के चलो। ये दोनों के ये सारे टोटल मिलाकर 700 750 के आसपास बंदे बैठेंगे, 750 तो बैठेंगे, 750 के आसपास बंदे बैठेंगे, 750 800 के आसपास ये सारे के सारे मिलकर वोट डालेंगे। बात समझ में आई, बात क्या कहा, ये 700-800 बंदे मिलकर वोट डालेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य। इंपॉर्टेंट बात और भी सुन रहे, इसमें भी पेपर में सवाल पूछा जा, राष्ट्रपति के चुनाव में जो मनोनीत सदस्य होंगे, मनोनीत सदस्य हो ना, लोकसभा के अंदर भी राज्यसभा के अंदर भी, अब तो हटा दिए गए हैं। ठीक है, अब तो राज्यसभा के अंदर जो लोकसभा के अंदर मनोनीत सदस्य थे, लेकिन राज्यसभा के अंदर भी मनोनीत सदस्य है 12 के 12 साफ 12 के 12 तो, लेकिन लोकसभा के अंदर तो हटा दिए गए ना 2019 के बाद, तो उन्होंने हटा दिए। तो वे मनोनीत क्या, हाँ तो एंग्लो इंडियन वालों को हटा दिए गए, तो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। अब कौन कौन भाग ले, 28 राज्यों की विधानसभाओं के जो विधायक होंगे, 28 राज्यों की विधानसभाएं ये भाग लेगी राष्ट्रपति के चुनाव में, उनके विधायक भी वोट डालेंगे। कि निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य वहाँ के भी भाग नहीं लेते। इंपॉर्टेंट बात है, कई बार पेपर में सवाल पूछेगा तुमसे। 28 राज्य माने सबके यहाँ विधानसभा, विधायक भी बनना, वे सारे विधायक वोट डालने आएंगे। अब देख लो तुम्हारे लोकल में विधायक कौन होगा, वो वोट डालने जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव में, और वो देखते हैं किसे वोट देगा किसे नहीं देगा। वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का भाग है। अब सोच लो, सभी राज्यों में के अंदर विधानसभा नहीं है, ये भी बात तुमको पता ही होगा, 5 राज्यों के अंदर विधानसभा। इसी कारण से विधान परिषद के सदस्य इस चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। मैंने कहा ना, विधान परिषद के सदस्य इस चुनाव में भाग नहीं लेते, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। लेकिन 2 विधान परिषद ऐसे भी है वहाँ के सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं। एक तो हमारे पास दिल्ली होगी, एक पांडुचेरी होगी। तो जब हमने लिख रखा है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 54 के अंदर, इसमें राज्य की विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, तो दिल्ली पांडुचेरी के लोग यहाँ धनिया लेने आए गए। ये आए पता किस तरह, ये आए 1992 में हमने संशोधन करा, 70वां संविधान संशोधन। 70वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ, 92 में हुआ। चेक करके बताओ, 70वां 1991 में हुआ, 92 में हुआ, जल्दी बताओ चेक करो। और दिल्ली और पांडु पक्का 92 ने, तो 92 में, तो 70वां संविधान संशोधन, ये पेपर में पूछा हुआ। 70वें संविधान संशोधन में क्या क्या करा था, दिल्ली और पांडुचेरी के जो विधान सभा के अंदर जो निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, उन्हें परमिशन दे देते हैं मैंने। ना
चुनाव तो है नहीं वहाँ, आ जाओ। इसके बाद हमारे पास डेरोक ओब्रे, ये प्रथम अंग्ल भारतीय समुदाय के लोग। डेरोक ये प्रथम अंग्ल भारतीय जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में मत दिया था। ठीक है, 2012 की बात है। तिरमुन जो हमारे पास ये टीएमसी पार्टी ना, टीएमसी पार्टी कहाँ की, बांग्लादेश की, कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक, जिन पूछा जा सके तुमसे कि बताओ वे कौन से अंग्ल भारतीय थे पहले जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में मत दिया था, वोट दिया था, 2012 में वोट दिया था, डेरोक ओब्रे। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि देख लेते हैं। अगर तुमसे पूछे निर्वाचक मंडल में कौन कौन आ गया, बात कहाँ लिखी हुई, कहाँ लिखी, बताओ कहाँ लिखी हुई। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कुछ सवाल। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ये बता दो मुझे, जो राज्य के जो विधानसभा के अंदर जो मनोनीत सदस्य में भी आओ, मनोनीत नहीं का याद है ना, तो जो राज्यसभा के अंदर जो 12 मनोनीत सदस्यों में भी आएंगे। अच्छा, जरा मुझे ये बता दो जो विधान परिषद के सदस्य में भाग ले सकते हैं। अच्छा, तो दिल्ली पांडिचेरी वाला क्या हिसाब है? अच्छा, चलो ठीक। अब मुझे एक बात बताओ जरा, अब राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि की बात करते हैं। विधि, अच्छा, तो विधि की बात कैसे याद रखें? 5 और 5 कितना हो? 10। 10 तक क्या आ जाएगा? दीदी, और दीदी तक आएगा विधि। समझ की बात है? याद तो होगा, मतलब यार आर्टिकल तो याद करना, क्या ये हंस क्यों रहे मतलब। 5 और 5 कितना हो? 10। 10 तक क्या याद आएगा? दीदी, और दीदी तक क्या याद आएगा? विधि। याद होना चाहिए। चलो मैंने बताओ, ऐसा कुछ नहीं होता, समझ में आई बात? याद भी अब तो तेरे किसी भूल कर दिखाया था तुम्हें, जो मैंने बात बताई थी। 5 और 5 क्या हो? 10। 10 तक क्या याद आएगा? दीदी, और दीदी तक क्या याद आएगी? विधि। बात खत्म। कुछ भी मतलब कुछ भी बना दो याद करने के लिए। लोग अलग अलग ट्रिक पढ़ते हैं, यूट्यूब पर अलग ट्रिक दे रखी इसकी, को काको करके ऐसे कोई ट्रिक दे रखी है, उसमें मजा नहीं आने का। मैंने कहा चलो छोड़ दो। अभी मैंने 5 और 8 58 आर्टिकल याद करवाया था। उसमें क्या था? 5 और 8। उस तक क्या याद आ गई? चार्ट किसे मिलेगी? जिसके अंदर योग्यता होगी। अच्छा, और 54 वाला मैंने किस तरह याद करवाया? 54 वाला 54। 5 और 4 कितना हो? 9। और 9 से क्या मिल रहा? इन्हें नहीं भूलने का था, बाकी सारे नीचे का भूल जाए। और ये हमारे पास ये हो 5 और 5 कितना हो? 10। 10 तक क्या याद आएगा? दीदी, दीदी तो क्या बन जाएगी? विधि। निर्वाचन विधि, राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा, वो तरीका क्या होगा राष्ट्रपति का चुनाव होगा। ठीक, अब पहला अनुच्छेद 55 में इसका जिक्र है। और जो यहाँ एक तरीका इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके को हम लोग कहते हैं एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान हस्तांतरण प्रणाली। कितना बड़ा नाम हो। ठीक, प्रणाली या गुप्त मतदान प्रणाली कहते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व या गुप्त मतदान प्रणाली, इसे इतना नाम है इसका, अनुपातिक गुप्त प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली। अब ये भी सवाल है हमारे पास, ये भी सवाल पूछा जाए तुमसे, इसी एक तो प्रणाली का नाम पूछा जाए। अब जानेंगे इसमें हो किस तरह चुनाव, ये भी जानेंगे। हमारे पास अनुच्छेद 324, ये राष्ट्रपति की निर्वाचन के दायित्व का चुनाव, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? चुनाव कौन करवाएगा? चुनाव आयोग चुनाव करवाएगा। निर्वाचन आयोग इसके लिए एक वो जारी करेगा, नोटिफिकेशन। हाँ चलो भाई, राष्ट्रपति का चुनाव होगा, वजह जिसे पार्टिसिपेट करना, जिसे भाग लेना, पार्टिसिपेट करना, आ जाओ भाई राष्ट्रपति के चुनाव में। अनुच्छेद 324 में लिखी हुई है, राष्ट्रपति का चुनाव करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की हो। लोकसभा, एक राज्यसभा हो, वहाँ के जो महासचिव हो चुनाव में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। ये भी लिखा हुआ, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना बात। या ठीक, कौन सा आर्टिकल पर लिखा नहीं, बस याद रखनी, तो पीठासीन अधिकारी के रूप में काम करेंगे। और जो भी हमारे पास ना यहाँ ना एक हो विहिप, ठीक, जो प्रत्येक बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी और राजनीतिक दल हो अपने सदस्यों को अनुशासन में बनाए रखने के लिए आदेश जारी करते हैं, उसे विहिप कहते हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में विहिप नहीं लिखा हुआ, याद रखना बात। या एक प्रकार का अनुशासन पत्र हो, एक प्रकार का ताकि पार्टी के लोग इधर उधर न जाए, जहाँ क्या वहीं वोट डाल, जो उसका उल्लंघन कर दो तो पार्टी से निष्कासित कर दो कि इसने विहिप का उल्लंघन कर दिया। राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी व्हीप जारी नहीं किया जाता। इंपॉर्टेंट बात है, राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी व्हीप जारी नहीं किया जाता, क्योंकि वह किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं होता है। क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद सम्मानित पद, समझ नहीं बात। ये बे उज्जवक पद नहीं है हमारे पास यहाँ से, समझ बात है। किसी
जिसके बारे में चाहे कुछ भी बोल दिया जाए। अब हम समझते हैं, अब सवाल, कोई जो चुनाव लड़ने चलेगा तो 50 प्रस्तावक की जरूरत पड़ेगी, 50 लोगों को अपने साथ लेके जाएगा, अब 50 साइन करवा के लेगा, 50 तो वैसे लेके जाएगा, हाँ भाई देखो 100 बंदे मेरे पास में, 50 अनुमोदक चाहिए जिन्होंने साइन करवा दियो, हाँ हम तुम्हारे साथ, अब 50 वैसे भीड़ चाहिए, यानी 100 बंदे इसके साथ चलेंगे, उसको चुनाव लड़ेगा। ये थोड़ा ही 2 व्यक्ति तेरे साथ कह रही मैं लड़ूंगी चुनाव, इकरा हसन, ठीक, इकरा हसन को जानो अगले साल उसकी, अगले चुनाव उसकी मेरी दोस्ती पक्की इकरा हसन की, वही लड़वा में चुनाव या देख लो यो। चलो इसे समझ लेते हैं, मान लो 5 कैंडिडेट है चुनाव में लड़ने स्टार्ट करें, सिमरन तो पता नहीं कहाँ भागी है, काजल, वर्णिका, बर्मन, बीसा दी, ये 5 कैंडिडेट चुनाव में लड़ते गए। ऐसे नहीं होने का, निर्वाचन विधि को तमीज से समझ लो, ये थोड़ा ही अंधाधुंध किसी को उठाकर वोट डाल दोगे। पहले नंबर पर लोगों की पसंद, दूसरे नंबर पर कौन हमारे पास, ये काजल, तीसरे नंबर पर ये, चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर लोग वोट डालने चाहते हैं। इसे क्यों कहते हैं एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली, क्यों कहते हैं इसे, ठीक। दुनिया की जिससे सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो वोट जीत जाए, लोगों के सामने पसंद रखी जाएगी। मैंने कहा चलो व्यक्ति वोट डालने गए, ये यहाँ के विधायक वोट डालने गए, इनसे पूछा जाएगा पहले नंबर पर किसे रखना चाह रहे हैं, उसने कहा पहले नंबर पर सिमरन रखना चाह रहे हैं, दूसरे नंबर पर काजल को, तीसरे नंबर, चौथे पे से, 5वें पे से। सबकी पसंद अपनी अलग अलग होगी, जो सबसे ज़्यादा लोगों की पसंद होगा, ठीक, उसे वरीयता मिलेगी। समझना एक बात है, क्योंकि हर लोगों की पसंद अलग अलग होगी ना, पहले नंबर पर किसे रखना चाह रहा है कौन सा, ठीक। ये चीज़ हम समझेंगे और समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही हमारे पास अनुमोदक है 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। एक राष्ट्रपति के चुनाव में ना 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक होते हैं राष्ट्रपति के लिए। अब राष्ट्रपति के चुनाव में समझ लेते हैं, राष्ट्रपति का जब चुनाव हो ना, उसमें जमानत राशि कितनी हो, 15,000 रुपये। ये 15,000 रुपये अब कर दी गई, 1952 में 0 रुपये थी, 74 में 2500 रुपये करी थी, 97 में पता क्या हुआ था, ये 15,000 रुपये कर दी गई। क्योंकि लोग पता क्या इतने बदतमीज थे, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में पैसे तो लगता ही नहीं। तो जो देखो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने चलते, जो देखो राष्ट्रपति का चुनाव 5 बार चुनाव लड़ा है इसने, चौधरी हरिराम ने, हरिराम इसी का नाम आगे जाकर हाय राम गया राम पड़ गया था, वो तो अलग था दिक्कत, वो तो पार्टी बदलने वाला था। हरिराम ने 5 बार चुनाव लड़ा था, इसीलिए सरकार ने 15,000 रुपये जमानत राशि कर दी। अब 15,000 रुपये खर्च करता हो सोचा तो, अब तक राष्ट्रपति के चुनाव में 6 महिलाओं ने भाग लिया। इंपॉर्टेंट, ये महिला वाला सवाल पूछा जा सके पेपर में। 6 महिलाओं ने भाग लिया, जीतती कौन सी, क्या 7 होगी, हाँ 7 महिलाएं होंगी। एक तो कृष्णा कुमार चटर्जी, एक मनोहर होलकर, फुलरचरण कौर, लक्ष्मी सहगल हमारे पास, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। 6ठे नंबर पर मीरा कुमारी हमारे पास, 7वें नंबर पर द्रौपदी मुर्मू, ठीक। एक हाँ तो भाई बच्चों हम बात कर रहे थे पता कहाँ, देखो बात कर रहे थे हम कि यार अब तक ना कितनी जो थी वो महिला थी और जो राष्ट्रपति बनी है, जिन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए आवेदन किया था, तो कितनी महिलाएं थी देख लेते हैं। चलो इसमें से 2 महिलाएं हैं अब तक जो राष्ट्रपति बन पाई। एक तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो गई भाई, और दूसरे नंबर की महिलाएं होंगी हमारे पास 2012 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तो 7 महिलाएं आसपास होगी। राष्ट्रपति के चुनाव में अब तुमसे सवाल पूछा गया, राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें बताना कौन से ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने भाग लिया था। तो ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे के सुब्बा राव, याद रखना ये पेपर में सवाल पूछा हुआ कि के सुब्बा राव, यार घटना चक्र की बुक ले लेना, उससे सारे क्वेश्चन लगा लेना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन पता है ये ना के सुब्बा राव ये हार गए थे चुनाव, लेकिन चुनाव में भाग लिया था इन्होंने, जो मुख्य न्यायाधीश थे। इस चुनाव में एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ यार, इस चुनाव को तुम देखोगे ना, इस चुनाव के अंदर वरीयता क्रम में मत दिया जाएगा, यानी आपको ये नहीं सिर्फ एक ही व्यक्ति को वोट डाल के चले जाओगे, आपको बताना पड़ेगा आपकी पहली पसंद कौन है, दूसरी पसंद कौन है, तीसरी पसंद कौन है, चौथी पसंद कौन है, ये सब आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ अपनी क्लास के बच्चों के नाम लेके ना यहाँ कुछ इस प्रकार समझाने की कोशिश की है। देखो या कौन उसे उम्मीदवार की संख्या के अनुसार वरीयता क्रम में अधिकार दिए गए, ये तो मैंने तुम्हें समझाया। इस एक बात और याद रखना यार, ये भी सवाल पूछा जा सकता है इस सवाल यार, इस चुनाव में जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो इसमें यूँ समझ लो यार, नोटा का कोई प्रॉब्लम, नोटा मतलब उसमें नो का बटन नहीं होता, आपको वोट देना ही पड़ेगा, ये बात तय कर लो। और हम समझते हैं यार, ये समझने की कोशिश करते हैं ये निश्चित कोटा क्या होता है, कई बार पेपर में आता है कि निश्चित कोटा होता क्या है, ठीक है। ये चर्चा बार बार, निश्चित कोटा या निश्चित अनुपात किसे कहते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 4 या 5 हमारी क्लास के बच्चे हो गए। पहले नंबर पे ABCDEFG, इन्होंने यार वोट डाला, ये इतने सारे लोग इन्होंने वोट डाला, ठीक है। देखो ये कितने लोगों की, ये ए है, ये चौथे नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर, कितने लोगों की पहली पसंद लोग किसको कर रहे हैं,
कौन से लोगों को सबसे पहले नंबर पर रखने हैं, जिसको पहले नंबर पर रखने हैं वो जीत जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे। देखो ए की ए सिमरन के लिए चौथे नंबर पर है, बी जो है सिमरन को दूसरे नंबर पर रखता है, ये तीसरे चौथे नंबर पर रखता है। इसने भी देखो दो व्यक्ति ने चौथे नंबर पर रखा, ये देखो डी ने इसको तीसरे नंबर पर रखा, ई ने इसको चौथे नंबर पर रखा, एफ ने इसको देखो पहले नंबर पर रखा। इसी तरह आई है, इसने भी इसको पहले नंबर पर रखा। तो देखो इसको केवल दो दो व्यक्तियों ने पहले नंबर पर रखा, आई ई ने और एफ ने और जी ने। ठीक है, इसने अब आया काजल का नंबर। देखो काजल को पहले नंबर पर, बी पहले नंबर पर और जी ने पहले नंबर पर रखा। ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। ए ने देखो इसको पहले नंबर पर रखा, और ये देखो उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसी तरह देखो कौन, तो ऐसे क्रम में वोट दी जाती है। ए ने देखो इसको दूसरे नंबर पर रखा, बर्मन को, इसको देखो चौथे नंबर पर रखा, इसको सी ने इसको तीसरे नंबर पर रखा, इसको दूसरे नंबर पर रखा, इसको दूसरे नंबर पर रखा। देखो फर्स्ट नंबर पे वीसा को देखो, वीसा को देखो, ये पहले नंबर पे, ये पहले नंबर पे, ये भी पहले नंबर पे। यहाँ इसने इन चार कैंडिडेट ने से पहले नंबर, तीन कैंडिडेट ने पहले नंबर पे रखा। अब सवाल है निश्चित कोटा किसे कहते हैं। मान लो जो कुल वोट पड़े थे 1000 वोट मान लेते हैं, उसमें से जो वेद मत होंगे, कुछ वोट इनवैलिड हो जाते हैं, काम नहीं करते बिल्कुल भी। ईवीएम का प्रयोग नहीं होता है इस चुनाव में, ये बात आपको याद रखनी है अच्छे तरीके से। यहाँ देखो ये 940 वोट पड़े आसपास। ये मान लो निश्चित कोटा क्या होता है, टोटल 940 वोट पड़े, 940 में से टोटल उसका निकाल लेंगे कुल वेद मत कितने, 940 के बट्टे में 2 करेंगे, 1 जोड़ देंगे, आंतर आ जाएगा हमारा 471 प्लस 1 472 के आसपास ये आ जाएगा वाला। मान लेते हैं सिमरन को वोट पड़े 240, ठीक, और ये बर्मन को पड़े हमारे पास ये 50 वोट, ये काजल को पड़े हमारे पास 300 वोट, इसको पड़े हमारे पास ये। तो ये तो तय हो गया बात। ये ना बर्मन को जो वोट पड़े, ये जो वोट है कैंसिल हो जाएंगी, पहले वाले को ट्रांसफर हो जाएंगे, इसमें 240 में जाके रुक जाएंगे। ये इसलिए कहते हैं हस्तांतरीय प्रणाली। इसको हल्के में मत लेना, सबसे कम वाले के वोट सबसे पहले वाले को ट्रांसफर हो जाएंगे, इसके अंतर हो जाएंगे 290। अब तुमको लगता होगा कि पहले वाला जीत जाएगा, ठीक है। तो सबसे कम वाले के वोट किसको प्राप्त हो जाएंगे, 290 वाले को प्राप्त हो जाएंगे, और ये फिर ऐसे वोट ट्रांसफर होते हैं। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं, कहानी को बढ़ाते हैं आगे। इंपॉर्टेंट बात, ये इसको निश्चित कोटा कहते हैं। जितने वोट पड़े ना उसका आधे से अधिक, जितने वोट पड़े उसका आधे से अधिक, वो हमारा निश्चित कोटा होता है। चलो पॉइंट की बात करते हैं। एक सांसद का अगर तुमसे मत मूल्य पूछे, वोट का वैल्यू पूछे, तो 708 है, याद रखना बात है। एक सांसद का, सांसद की मत वैल्यू, जो मत मूल्य होता है, वोट का वैल्यू होता है, सांसद का मत मूल्य प्रत्येक राज्य में एक समान होता है, याद रखनी बात है सांसद का। लेकिन जो विधायक होगा उसका मत मूल्य जो होगा, उसका मत का सभी राज्यों में अलग अलग होगा, क्योंकि प्रत्येक राज्य की जनसंख्या अलग अलग होती है। मैंने कहा एक तो होते हैं आपके एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक होते हैं आपके एमएलए, ये एमएलए, ये हमारे पास एमपी हो गए। यार जो एमपी होगा ना, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो लोकसभा में राज्यसभा में जाके बैठेगा, उसको बोलते हैं सांसद। और जो सांसद होता है ना यार, इस सांसद की खास बात होती है, इसका जो वोट का वैल्यू होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है। इक्वल होने का मतलब यार बराबर होता है। लेकिन जो एमएलए होते हैं, एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, यानी विधायक जिसे कहते हैं आसान भाषा में। और जो विधायक का मत मूल्य होता है ना यार, वो अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग होता है। विधायक का जो मत मूल्य होगा, क्या होगा, मत मूल्य अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग होगा। ये सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद आप अगले वाले अनुच्छेद पर जाइए। इस 57 होगा शायद, 57 या 7 तो नहीं हो। इससे देखो, इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि निर्वाचक मंडल में किसी की रिक्ति के कारण चुनाव नहीं रोका जाएगा। मान लो कोई व्यक्ति इसमें चुनाव में नहीं आया, तो ऐसे नहीं होगा राष्ट्रपति का चुनाव रुक जाएगा। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी विवादों पर सुनवाई उच्चतम न्यायालय करेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला उच्चतम होगा। मान लो को चुनाव में कोई धांधली हो जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो होगा सुप्रीम माना जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष का कोई लेना देना नहीं है। आप ये बात हमेशा याद रखना, पेपर में सवाल पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, आगे क्या है। इस संदर्भ में जारी जो सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक पीठ का गठन करेंगे। अगर फैसला कैसे होगा, मान लो को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई धांधलीबाजी हो गई, तो इसका जो फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश करेंगे, और यहाँ में संवैधानिक पीठ बनाई जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जाएगी। और इस संदर्भ में यार शिकायतकर्ता जो उम्मीदवार होगा, उसे कम से कम ये समझ लो 20 निर्वाचक के साथ
20 निर्वाचक के पास शिकायत कर सकते हो, और शिकायत यार 30 दिन के भीतर ही करनी होगी। अगर 30 दिन से ज़्यादा हो गए ना, ये समझ लो तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात चल रही है। राष्ट्रपति का पद अवैध घोषित कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके पास इतनी पावर है, राष्ट्रपति के पद पर अगर कोई बैठ भी जाए तो उसके पद को अवैध घोषित कर सकता है। और इस दौरान राष्ट्रपति उस टाइम पे जो भी काम करा होगा, देखो मान लो तुम राष्ट्रपति बन गए, जैसे राष्ट्रपति बन गए तुम पद पे बैठ गए, और सरकार को लगा कि गलत तरीके से पद पे बैठा है, लेकिन तब तक तुमने बहुत सारे काम कर दिए होंगे। जितने भी काम कर दिए होंगे तुम्हारे वैध माने जाएंगे, इनवैलिड नहीं करे जाएंगे। चाहे तुमने कुछ भी कोई भी उद्घाटन कराओ, कुछ भी कराओ, तो ये समझ जाओ तुम्हारे कार्य वैध माने जाएंगे, तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य इनवैलिड नहीं होंगे। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ। अब आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय चुनाव संबंधी विवाद आने पर याचिका जारी कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर उच्चतम न्यायालय, ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि अगर कल को विवाद आ जाता है तो विवाद के समय में याचिका जारी की जा सकती है, PIL जारी की जा सकती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं जिसको। चुनाव रद्द भी कर सकता है, इतनी पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। ये अन्य द्वारों को ये इतनी देख लो, इसके पास सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है, अगर चुनाव में किसी व्यक्ति को दोषी पाता है और दूसरा व्यक्ति ईमानदार था तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति भी घोषित कर सकता है। अब सोच लो सुप्रीम कोर्ट के पास कितना पावर है। अब हम बात करते हैं इसकी शपथ की बात करते हैं कि राष्ट्रपति शपथ अथवा प्रतिज्ञान की बात करते हैं। 60 से याद आ जाएगा 7 आ जाए, 60 से 7 और 7 से क्या याद आ जाएगा शपथ, ऐसे याद रखना है। देखो, राष्ट्रपति शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में है और 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। ये अनुच्छेद 60 इंपॉर्टेंट है क्योंकि 16 अनुच्छेद थे जो 16 अनुच्छेद थे जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। उस दिन भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। तो 16 अनुच्छेद थे, 16 में से एक ही अनुच्छेद था अकेला जो उस टाइम पे लागू हुआ था। तो 16 अनुच्छेद में बहुत सारे थे, आगे भी हम बात करेंगे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ये भी तुमसे सवाल पूछा जाएगा। या राष्ट्रपति होते हैं, चलो राष्ट्रपति आए, उनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय में उतारने जो उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वे शपथ दिलाते हैं। तो हमारी जो इस टाइम द्रौपदी मुर्मू है उसको किसने शपथ दिलाई होगी? जो टाइम पे मुख्य न्यायाधीश रहा होगा, DY चंद्रचूड़, ठीक है। अनुपस्थित, और अगर ये मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में कौन शपथ दिलाएगा? उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो उनसे दूसरे नंबर पर आएंगे, जिन्हें वरिष्ठता के आधार पर शपथ दिलाते हैं, ऐसा मान लेते हैं। राष्ट्रपति, अगर पूछे तुमसे यार बताओ जो राष्ट्रपति का पद होगा इसकी कार्यपालन किस चीज़ की शपथ लेते हैं? राष्ट्रपति का पद होता है, इस शपथ किस चीज़ की लेते हैं? तो तुमसे पूछा तो ये ना संविधान की रक्षा, संविधान एवं विधि परीक्षण और संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये भी कि किस चीज़ की शपथ लेते हैं। इतना बड़ा लेक्चर देखो, संविधान के विधि परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षा की शपथ लेते हैं। संविधान की प्रतिरक्षण और संरक्षण की, संविधान को बचाएंगे हम, उसकी शपथ लेते हैं। ये किसकी शपथ लेते हैं? इंपॉर्टेंट, भारत की जनता की सेवा और कल्याण के प्रति समर्पित रहने की शपथ लेते हैं। परीक्षण का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये भी देख लो, इस परीक्षण का मतलब क्या होता है? इस संविधान को वास्तविक रूप से बनाए रखना, इसका मतलब होता है। एक शब्द है ना इसमें परीक्षण, इसका मतलब है वास्तविक रूप से बनाए रखना। और इसमें संरक्षण शब्द आएगा, इसका मतलब है संविधान का नुकसान होने से बचाव करना। और प्रतिरक्षण का क्या मतलब है? इसमें देख लो, संभावित खतरों से रक्षा करना। एक एक शब्द का अर्थ भी समझाया गया। शर्तें कहाँ हैं? सै से शर्तें और सै से 60, ठीक है, याद आ जाएगा। सै से शर्तें, सै से 60 याद। अब राष्ट्रपति संसद और हमारा विधानमंडल हो गया के सदस्य नहीं होते। राष्ट्रपति संसद और विधानमंडल के सदस्य नहीं होते। यदि वह सदस्य है तो पद ग्रहण करते समय उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इंपॉर्टेंट बात है, राष्ट्रपति संसद के अंदर नहीं होगा और विधानमंडल के अंदर कोई सदस्य नहीं होगा। अगर होगा तो उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, ये बात तय कर लो। संसद तुम जानते हो, लोकसभा, राज्यसभा। विधानमंडल तुम जानते हो, राज्य की विधानसभा, 28 राज्य की विधानसभा। विधानसभा में विधान परिषद भी आ जाती है, 5 राज्यों में विधान परिषद है। तुमको बताना है कि 5 कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है, ये तुम बताओगे सर्च करके मुझको। आगे चलते हैं मामा। अब ये देखो यार, ये हमारे पास राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के पद वे सदस्य प्राप्त करते ही उनको लाभ का पद पर ने कहा। देखो, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पद पे जाते हुए यार समझ लो सदस्यता प्राप्त कर, जैसे उन्होंने राष्ट्रपति के पद की सदस्यता प्राप्त कर ली, कोई राष्ट्रपति बन गया तो वे लाभ का पद प्राप्त नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट बात है, वो किसी लाभ के पद पर नहीं जा सकता। मान लो आप राष्ट्रपति हो, कल को जाके कहीं भी कोई भी सरकार आपको एक अलग तरीके से नौकरी दे देगी, ऐसा हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी, ठीक है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ। राष्ट्रपति को बिना किराए के निवास प्रदान किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दिल्ली में जाके आज भी इनको निवास दे रखा। तो राष्ट्रपति के चुनाव वाली बात चल रही थी, ठीक है, इसे छोड़ दो, इंपॉर्टेंट बात पे जाओ। निर्वाचक मंडल यार तुमको बोर्ड पे समझाता, टाइम लगेगा, बाद में बोर्ड पे समझाऊंगा, पूरा का पूरा मैंने बोर्ड पे समझाया कैलकुलेशन के हिसाब से। इंपॉर्टेंट देख लो, यहाँ से पेपर में सवाल आएगा, ठीक है।
राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक निर्वाचक को मत का मूल्य निकाला जाता है, क्योंकि जब निर्वाचक मंडल होगा, जब राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे तो उसके मत का मूल्य निकाला जाएगा, वैल्यू निकाला जाएगा, किसका, वोट का। अच्छा, एक विधायक का मत मूल्य निकालने का प्रयास करते हैं, उसको किस फॉर्मूले से निकालते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले ना आप उस राज्य की जनसंख्या ऊपर रख देते हैं, जो उस राज्य, प्रत्येक राज्य का विधायक का मत मूल्य अलग अलग होगा, उस राज्य की जनसंख्या ऊपर रख देंगे। अच्छा, जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी उसका विधायक का मत मूल्य भी ज़्यादा होगा। ये वाला इसके समानुपाती है, नहीं है, ये इसके समानुपाती है, इसके प्रोपोर्शनल है, सीधा डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट बात, उस राज्य की सभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या नीचे रख देंगे, ऊपर 1971 की जनसंख्या रखेंगे। ये बात याद रखना, जो उस राज्य की जनसंख्या रखी जाएगी 1971 की रखी जाएगी। अभी 1971 की क्यों रखते हैं, 2011 वाली जनगणना क्यों नहीं रखते? यार दक्षिण के राज्य ने बहुत विरोध कर रहे थे, वे कह रहे थे कि तो उत्तर के भारत के लोगों ने जनसंख्या ही बढ़ाई, इसलिए 1971 में लगभग सभी सब राज्यों की संख्या समान थी। इससे ना यार भेदभाव वाली नीति, भेदभावपूर्ण है ना, उस नीति को, भेदभाव नीति उसको समाप्त किया जा सकता है कि 1971 की जनसंख्या हम इसलिए लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और 1000 से भाग कर देते हैं। चलो, इस सूत्र में जनसंख्या का आधार वर्ष कितना है, 1971। तो ये 84वें संविधान संशोधन के द्वारा 2000 में यहाँ प्रावधान किया गया था, और 2026 तक यही रहेगा आधार वर्ष। कितना रहेगा इसका आधार वर्ष, 1971 ही रहेगा। ये विधायक का मत मूल्य निकाला जाता है। सभी राज्यों के विधायक का मत मूल्य अलग, मैंने बताया ना, मूल्य, विधायक का मत मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। इंपॉर्टेंट बात है, सभी राज्यों की जनसंख्या का जनसंख्या अलग अलग है, इसलिए जब अलग अलग है तो विधायक का मत मूल्य भी अलग अलग होगा। विधानसभा के सदस्यों की संख्या भी तो अलग अलग है, तो विधायक का मत मूल्य भी क्या होगा, अलग अलग होगा। उत्तर प्रदेश का भी तुम्हें बताता हूँ, उत्तर प्रदेश के विधायक का मत मूल्य है 208, बिहार का है 173, सिक्किम का, क्योंकि देखो यार यूपी की जनसंख्या भी तो बहुत ज़्यादा है, और जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो विधायक मत मूल्य भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए यूपी का बहुत कंट्रीब्यूशन होता है, यानी कंट्रीब्यूशन करने का मतलब यूपी, अगर राष्ट्रपति को बनाना हो तो सबसे ज़्यादा योगदान यूपी का होगा। अब सोच लो आप, क्योंकि वहाँ के विधायक का मत मूल्य बहुत ज़्यादा है। एक सांसद का मत मूल्य कैसे निकालते हैं, सांसद का मत मूल्य प्रत्येक राज्य में समान होता है, पूरे देश में एक समान होता है। देखो कैसे निकालते हैं, 28 राज्य एवं दिल्ली पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्यों के मतों का संख्या, इनके मतों की संख्या निकालते हैं, कितने मत है, और संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, उससे भाग दे देते हैं, सांसद का मत मूल्य निकल के चला जाता है। देखो इंपॉर्टेंट बात बताते हैं आपको, देखो उनकी परिलब्धियां, वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। अब राष्ट्रपति को क्या क्या चाहिए, वेतन चाहिए, भत्ते चाहिए, विशेषाधिकार चाहिए, इनके लिए कानून बनाने का काम किसका होगा, संसद का होगा, संसद बताएगी। पद पर रहते हुए इन्हें हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसमें इनको लाभ तो दे सकते हैं, इन यूनियन के लिए वेतन में कटौती कर दो, भत्ते में कटौती कर दो, विशेषाधिकार में कटौती कर दो, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। इसे बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। ये सभी शर्तें अनुच्छेद 59 में लागू है, ठीक है। वेतन भत्ते 5 और 9, इसमें वेतन भत्ते 5 और 9 कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। चलो कोई ट्रिक देखो इसकी हो तो, छोड़ दो उसको, इग्नोर करो। 56 में जाओ, 56 में 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11, 11 गया ये, और देखो 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11, 11 क्या था, बाद क्या था, 12, तो तुम्हारी ज़िंदगी क्या बच जाएंगे, 12, ज़िंदगी के 12 बच जाएंगे, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं। यह जाएगा कार्यकाल, इनका कार्यकाल कब, कितने साल का तो है, एक राष्ट्रपति 5 साल तक काम करेगा। उसके बाद आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। चलो, निर्धारित कार्यकाल से पूर्व राष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे सकते हैं। निर्धारित कार्यकाल से पूर्व, मैंने कहा ना, अगर कोई राष्ट्रपति नहीं अपने पद पर बना रहना चाहता तो कार्य से पहले भी मतलब इस्तीफा दे सकता है, ये उसके पास अधिकार है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं, उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। इंपॉर्टेंट बात है। अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, ठीक। निर्धारित कार्यकाल से पूर्व जो पूर्व स्थान रिक्त होने पर, मान लो किसी राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, तो यूँ समझ लो 6 माह से पहले, 6 माह में जो है चुनाव करवाने बहुत ज़रूरी होंगे। चुनाव हमेशा 5 साल के लिए ही होगा। मान लो किसी ने 3 साल बाद ही इस्तीफा दे दिया, तो जो चुनाव होगा फिर वो 5 साल के लिए होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अगर कोई राष्ट्रपति बीच में इस्तीफा दे देता है तो चुनाव होगा 5 साल के लिए, यूँ कि 3 साल हो गए थे तो 2 साल के लिए चुनाव होगा। वैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने साल का होता है, 5 वर्ष का। लेकिन उत्तराधिकारी द्वारा पद ग्रहण करने के पर राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। 57 की बात कर लेते हैं। इस 57 में देखो,
कोई भी व्यक्ति ने यार कितनी बार भी राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हो सकता है। ये आर्टिकल 57 में लिखा हुआ। एक ही व्यक्ति को कई बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम बताता हूँ मैं, एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, 1952 से लेकर 57 तक। ये 2 बार राष्ट्रपति बने। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका नाम भी पेपर में पूछा जाता है। अनुच्छेद 379 है, ये अंतरिम संसद का उल्लेख है इसमें। और ये अनुच्छेद था अनुच्छेद 380 में भी अंतरिम संसद द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति का उल्लेख है। अनुच्छेद 379 में अंतरिम संसद का उल्लेख है। अगर आप 380 पढ़ोगे, इसमें अंतरिम संसद के द्वारा, यानी सरकार चुनाव करके नहीं आई, अपने आप ही सरकार बनाएगी थी। लॉर्ड माउंटबेटन योजना में भी कहा गया, उसमें कैबिनेट मिशन के द्वारा भी कहा गया था कि आप अंतरिम सरकार बना सकते हैं। तो उसमें राष्ट्रपति अनुच्छेद 300 से जोड़ा गया था और उसमें अंतरिम संसद द्वारा जो निर्वाचित राष्ट्रपति होगा उसका उल्लेख था। ये तो अनुच्छेद 380 अब अस्तित्व में नहीं है। 24 जनवरी 1950 को अंतरिम संसद ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के लिए चुना था। तो अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? अंतिम संसद के द्वारा चुने गए राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 जनवरी 1950 को उन्होंने पद ग्रहण कर लिया था। ठीक। अब इम्पोर्टेंट बात यार, 61 के द्वारा लास्ट अनुच्छेद है राष्ट्रपति का। इसमें तुमको बताना है कि इनको हटाया कैसे जाता है। इनको हटाया कैसे जाता है कि जो राष्ट्रपति बन गया है इसको हटाया कैसे जाता है। और इस प्रक्रिया का एक नाम है, उसे महाभियोग कहते हैं। महाभियोग भी कहते हैं, महाभियोग भी कहते हैं, इम्पीचमेंट कहते हैं इसे। तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। किसके द्वारा? महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। महाभियोग की प्रक्रिया, इसमें क्या होता है और समझते हैं। संविधान में केवल राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का यूज़ किया गया। ये इंपॉर्टेंट बात है, राष्ट्रपति के लिए ही महाभियोग शब्द का प्रयोग कर रखा है। अब अनुच्छेद 56 में बताया क्या लिखा हुआ था? राष्ट्रपति जो होते हैं महाभियोग से महाभियोग से हटाया जाएगा। तो राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जाएगा और महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जाएगा, ये बात अनुच्छेद 56 में लिखी हुई। यह प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी, कौन सा प्रोसेस अपनाया जाएगा, ये अनुच्छेद 61 में। महाभियोग प्रस्ताव केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लाया जा सकता है। याद रखना, महाभियोग प्रस्ताव केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लाया जा सकता है, अगर संविधान का उल्लंघन होगा तो। आओ हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये लोकसभा है, ये हमारे पास राज्यसभा है। लोकसभा के अंदर कितने सदस्य? 543। राज्यसभा के 245। अब संसद के किसी भी सदन में आप महाभियोग ला सकते हो। ठीक, किसी भी सदन में, लोकसभा में भी, राज्यसभा में। अब राष्ट्रपति को हटाने का नंबर आ गया, मान लो राष्ट्रपति आज तक आया नहीं कभी किसी के भी प्रति। ठीक, प्रस्ताव पर चर्चा करने से पहले जो राष्ट्रपति होंगे 14 दिन पहले ही सूचना देनी पड़ती है कि देखो राष्ट्रपति जब आपको हटाया जाएगा। राष्ट्रपति को अपना पक्ष देने का पूरा अधिकार है, ये बात आपको याद रखो। लोकसभा के अंदर यूँ समझ लो 2/3 बहुमत चाहिए। अगर 2/3 सदस्य आपके पक्ष में हो गए तो ये जो बिल पास हो जाएगा, अगर नहीं हुए तो आप फेल हो जाओगे, आप इसको नहीं हटा सकते। राज्यसभा के अंदर भी 2/3 बहुमत चाहिए। कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए, जितनी लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। ठीक, महाभियोग प्रक्रिया में संसद की विशेष बहुमत की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया में संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, महाभियोग की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जो संसद होती है उसके जो मनोनीत सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। राज्य विधानमंडल, इंपॉर्टेंट बात है ये, महाभियोग की जो प्रक्रिया, जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो मनोनीत सदस्य भाग लेने नहीं आए, लेकिन जब हटाने की बात आई तो मनोनीत सदस्य भी भाग लेने आएंगे। जो 12 सदस्य इस टाइम कहाँ पे बैठे हुए? राज्यसभा के अंदर, जिन्हें गृह मंत्रालय नियुक्त करता है। अब हमारे पास ये देखो यार, राज्य की जो विधानमंडल है इसमें जो सदस्य होंगे राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। विधानमंडल के जो सदस्य होंगे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये तुमसे बार बार पूछा जाएगा। बताओ कि जब राज्य विधानमंडल के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं, आपका आंसर होगा हाँ। लेकिन जब हटाने का नंबर आएगा तो राज्य विधानमंडल के सदस्यों का कोई उल्लेख नहीं है अनुच्छेद 61 में। वे हटाने की प्रक्रिया में उनको शामिल नहीं किया जाएगा, वे सिर्फ चुनाव करने आएंगे। एक सदन महाभियोग प्रस्ताव पारित करे और दूसरा इस सदन से इनकार कर दे तो प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा। वहीं का वहीं प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा। अगर एक मान लो लोकसभा है आपके पास, ये लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में जो है ये पास नहीं हो पाया, तो आपका जो बिल लेके आए थे वो वहीं कहीं कोलैप्स कर जाएगा पूरा का पूरा, यानी वो आगे बढ़ नहीं पाएगा पूरा का पूरा। राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे। इस संदर्भ में संयुक्त बैठक का भी प्रावधान है, नहीं याद रखना मत, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। अब जो तुम्हारा पेपर होगा
वनडे एग्ज़ाम वाला, चाहे लोअर पीसीएस हो, अपर पीसीएस हो, या कोई वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें तो यार इतना ही पूछेगा, ये 61 अनुच्छेद तक ही पूछता है। इसके बाद जाके तुम गठन चक्र के सवाल लगाने शुरू कर दो। लेकिन तुम्हें एक्सट्रीम लेवल पे जाके पढ़ना है, और मेंस के लेवल पे भी जाके, तो ये समझ जाओ यहाँ से इस पूरे एरिया को कवर करना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रपति की कुछ पावर होती है।